जी, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12 है। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्फ़िगरेशंस को हमने जस्ट रिव्यू किया था एक दफ़ा कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो अब हम वन बाय वन अब हम इस लेक्चर में फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, इसकी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन थी क्या, कि डेफिनेशन ऑलरेडी हम कर चुके थे, लेकिन एक दफ़ा फिर डेफिनेशन इसकी अगेन देखते हैं कि कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन वो कॉन्फ़िगरेशन थी जिसमें मीटर टर्मिनल कॉमन होता है, मीटर टर्मिनल ग्राउंडेड होता है बिटवीन इनपुट सर्किट एंड आउटपुट सर्किट। ये हम कहते हैं कि मीटर टर्मिनल जिसमें कॉमन हो बिटवीन इनपुट लूप एंड आउटपुट लूप, तो उसे हम नाम क्या देते थे, कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उन पैरामीटर्स को देखते हैं और उसके बाद फिर हम प्रॉपर अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन है क्या। तो सबसे पहले हम इस फिगर में देखते हैं कि ये देखें, ये लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में हमने ये फिगर डिस्कस की थी कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन की, जिसमें देखें कि अमीटर टर्मिनल ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन। एनपीएन ट्रांजिस्टर में अमीटर टर्मिनल जो है ये ग्राउंडेड किए गए। ये देखें, अमीटर टर्मिनल क्या है, यहाँ पर ग्राउंडेड है, लेकिन इनपुट सिग्नल जो है ये यहाँ से ये बेस को मिल रहा है और आउटपुट सिग्नल कहाँ से लिया जा रहा है, कलेक्टर टर्मिनल से यहाँ से लिया जा रहा है। आउटपुट कलेक्टर से ली जा रही है, इनपुट सिग्नल बेस को दिया जा रहा है और अमीटर टर्मिनल जो है ये यहाँ पर ग्राउंडेड या कॉमन है, ये इनपुट सर्किट हो गया और ये वाला आउटपुट सर्किट हो गया। ओके हो गया। बाकी हमने बाइसिंग की थी कि अमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करना था, एनपीएन था तो ये पॉजिटिव को पॉजिटिव से, ये एन था तो नेगेटिव को नेगेटिव से। तो ये बैटरी के साथ, चूंकि बेस के साथ कनेक्टेड है, तो इसी वजह से हम उससे नेम क्या दिया, वीबीबी। और ये बैटरी जो है ये कलेक्टर टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो इसे हमने नाम क्या दे दिया, वीसीसी। तो ये इस फिगर की जो डिस्कशन थी ये तो हम डिटेल में कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। अब यहाँ पे याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स बताना चाहता हूँ कि इनपुट पैरामीटर्स क्या हैं और आउटपुट पैरामीटर्स क्या हैं। याद रखिए, दो इनपुट पैरामीटर हैं और दो ही आउटपुट पैरामीटर हैं, इनका पता होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनपुट पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे क्या हैं। इनपुट पैरामीटर में याद रखिए, ये फिगर में ये देखें, एक तो ये करंट। अब ये चूंकि इनपुट सर्किट में है तो इस वजह से हम इसे क्या नेम देंगे, इनपुट करंट का नाम देंगे। और ये वाली जो वोल्टेज है वीबीई वोल्टेज जो है, बेस टू एमिटर वोल्टेज, बेस टू यानी इधर से इधर, बेस टू एमिटर वोल्टेज जो है वीबीई, याद रखें इसे हम इनपुट वोल्टेज का नेम देते हैं। ये हमारे इनपुट वोल्टेज है, वीबीई इनपुट वोल्टेज और आईबी इनपुट करंट। ये पूरे टॉपिक में आपके माइंड में रहे कि इनपुट वोल्टेज हमारे पास क्या है, ये इनपुट करंट। ये देखें, इनपुट करंट को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, आईबी से। सिमिलरली देखें तो इनपुट वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वीबीई। तो ये दो इनपुट पैरामीटर हैं। इसी तरह दो ही आउटपुट हैं, ये देखें, एक ये आउटपुट करंट है और ये वोल्टेज, अगर वो इनपुट वोल्टेज है तो ये आउटपुट सर्किट में है, तो ये कौन से हो गए, ये आउटपुट वोल्टेज हो गए। तो लेंगे देखते हैं अब आउटपुट पैरामीटर्स को, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आउटपुट पैरामीटर में देखें, सबसे पहले आउटपुट करंट वो कौन सी है, आईसी, कलेक्टर करंट। क्योंकि आउटपुट किससे लेनी है, कलेक्टर से लेनी है, तो वो आउटपुट करंट वही आईसी है। और आउटपुट वोल्टेज देखें, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, ये हमारे आउटपुट वोल्टेज। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इनपुट वोल्टेज वीबीई है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में। माइंड में रखिएगा, कॉमन एमिटर में, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में ये डिफरेंट होंगे। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में इनपुट वोल्टेज वीबीई होंगे, आउटपुट वोल्टेज वीसीई होंगे। इनपुट करंट आईबी होगा तो आउटपुट करंट आईसी होगा। तो लें जी, अब अपना टॉपिक हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। ओके हो गया। अच्छा, इसका थीम मैं बताता चलूँ, कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन का माइंड में रखिएगा, हमने इसमें किस तरह से चलना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद सबसे पहले फिर इसकी इनपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं। ये मेजर 3 स्टेप्स हैं इस टॉपिक के, जो कि आपने माइंड में रखने हैं। एक डेफिनेशन हो गई, क्लियर, उसके बाद इनपुट करैक्टरिस्टिक्स और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स, मेजर 3 हो गए। इसी तरह जब इनपुट करैक्टरिस्टिक्स को हम आगे डिटेल में देखेंगे तो उसके भी फर्दर 3 स्टेप्स हैं। इसी तरह आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे तो उसके भी फर्दर 3 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन क्या है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसमें एमिटर टर्मिनल ग्राउंडेड होता है इनपुट सर्किट या लूप और आउटपुट सर्किट और लूप के बिटवीन, तो उसे हम नाम क्या देते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, या इसे ग्राउंडेड एमिटर कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। क्योंकि एमिटर टर्मिनल क्या होता है, ग्राउंडेड, तो इसी वजह से हम नाम इसे क्या देते हैं, ग्राउंडेड एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब याद रखिए, इस कॉन्फ़िगरेशन में हमें पता है कि एमिटर बेस्ड जंक्शन को क्या किया जाता है, फॉरवर्ड बाइस किया जाता है, और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को क्या किया जाता है, रिवर्स बाइस।
और इनपुट सिग्नल कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, इनपुट सिग्नल बेस पर प्रोवाइड किया जाता है, क्लियर, यानी बेस और अमीटर के बिटवीन इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा। और आउटपुट सिग्नल किससे लिया जाएगा, आउटपुट सिग्नल जो है ये कलेक्टर और अमीटर से रिसीव किया जाएगा। तो ये देखेंगे इस फिगर में जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनपुट सिग्नल जो है ये देख लें, ये बेस और अमीटर के बिटवीन ये दिया जा रहा है, और आउटपुट सिग्नल जो है वो कलेक्टर और अमीटर से इधर से लिया जा रहा है। ओके हो गया। और अमीटर टर्मिनल जो है वो इनपुट लूप और आउटपुट लूप के बिटवीन वो क्या है, यहाँ पे कॉमन या ग्राउंडेड है। ओके जी, तो आपको पता चल गया कि इनपुट सिग्नल कहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है और आउटपुट सिग्नल जो है वो कहाँ पे दिया जा रहा है। तो डेफिनेशन होगी। अब फिगर के अबाउट थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। याद रखिए कि इस कॉन्फ़िगरेशन को वाइडली यूज क्यों किया जाता है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को वाइडली यूज करते हैं एज कम्पेयर टू कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। याद रखें, ड्यू टू इट्स हाई पावर गेन। ये मेन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसका पावर गेन जो होता है वो बहुत हाई होता है। याद रखिए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है कि जिसका पावर गेन बहुत हाई होता है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसकी इनपुट इम्पीडेंस जो होती है वो हाई होती है, आउटपुट इम्पीडेंस इसकी लो होती है। ये तीन करेक्टरिस्टिक्स भी आपने इसकी याद रखनी है कि इसका पावर गेन हाई होता है, इनपुट इम्पीडेंस हाई है, और आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो क्या है, इसकी लो है। तो यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक से इसी समझाता हूँ कि ये देखिए फिगर में देखें कि जिस तरह हमें पता है कि ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, अमीटर, बेस और कलेक्टर। ये ऊपर मैंने एक लिखा है पीसीवी, इसे हम पीवीसी भी कह सकते हैं। जिस तरह पीवीसी पाइप होते हैं, इस तरह आप इसे माइंड में याद रख लीजिएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड की जिस तरह वो पाइप होते हैं, पीवीसी पाइप भी होते हैं, या पीवीसी केबल भी होती है। तो आपने इस तरह इसको रखना है, पीसीवी उल्टा लिखना है, पीसीवी, पीवीसी नहीं लिखना, पीसीवी से टाइप करना है इस तरह। अब इसकी क्या मीनिंग है, इसके मीनिंग है कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का पावर गेन हाई है, पी स्टैंड फॉर पावर। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन हाई है, ओके। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का वोल्टेज गेन हाई है। इस तरह आपने इसको मेमोराइज कर लेना है, कॉमन एमिटर का पावर गेन, कॉमन बेस का करंट गेन और कॉमन कलेक्टर का वोल्टेज गेन। लेंगे तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था कि हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और थर्ड स्टेप पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनके भी फर्दर थ्री स्टेप्स होंगे। तो अब हम इनकी तरफ मूव करते हैं, सेकंड स्टेप की तरफ। तो पहले हम सरसरी से इनको देख लेते हैं कि इनके वो थ्री स्टेप्स कौन से हैं, यानी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के भी 3 स्टेप कौन से हैं और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के भी 3 स्टेप कौन से हैं। तो याद रखें कि यहाँ पर जिस तरह मेंशन है कि 2 सेट ऑफ कर्व्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। यानी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें 2 सेट ऑफ कर्व्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं। उनमें से एक को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते होते हैं और एक को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ले जी, तो अब हम देखते हैं वन बाय वन की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मैंने बताया था कि इनके फर्दर थ्री स्टेप्स हैं, तो वो हम पहले ही देख लेते हैं कि इनके फर्दर 3 स्टेप्स कौन से हैं। याद रखिए कि माइंड में सोचिए, प्रीवियस फिगर में आपने देखा था कि इनपुट किसे दी जा रही थी, मीटर तो ग्राउंडेड था, कलेक्टर से आउटपुट ले रहे थे, तो इनपुट किसे दी जा रही थी, बेस को। ओके हो गया। तो एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट स्टेप तो बेस कर्व होगा, आउटपुट किससे ली जा रही है, कलेक्टर से, तो उधर कलेक्टर कर्व होगा। ये देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में बेस कर्व पहला स्टेप और उधर कलेक्टर कर्व हो गया। इसी तरह इधर सेकंड स्टेप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में इनपुट रेजिस्टेंस होगी और उधर आउटपुट रेजिस्टेंस होगी। बात समझा गई, इधर इनपुट रेजिस्टेंस और उधर आउटपुट। इस तरह थर्ड स्टेप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में वोल्टेज गेन है, क्लियर, और उधर करंट गेन है। तो होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब आपने इस तरह लेके चलना है। तो अब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को सेकंड थीम के सेकंड स्टेप में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, और इसके ये जो इसके 3 स्टेप्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। फिर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन इस तरह आगे डिस्कस करते चले जाएंगे। तो नहीं जी, अब हम मूव करते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये वो क्या है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट में मैंने आपको अभी लेक्चर की स्टार्टिंग में ना अभी पैरामीटर बताए थे, वो 2 पैरामीटर थे कि इनपुट पैरामीटर कितने थे, 2 थे। एक इनपुट करंट था और एक इनपुट वोल्टेज। इनपुट करंट क्या था, IB, और इनपुट वोल्टेज क्या थे, VBE। तो याद रखें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है ये याद रखें ये इन 2 पैरामीटर्स के बिटवीन एक रिलेशन शो करती है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या शो करती है, उन 2 पैरामीटर्स के बिटवीन एक रिलेशन, और वो 2 पैरामीटर कौन से थे, एक बेस करंट और बेस 2 मीटर वोल्टेज। यानी IB और VBE इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बिटवीन जो कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन शो करती है उसे हम नाम क्या देते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का। याद रखें कि IB और VBE के बिटवीन, लेकिन VCE आउटपुट वोल्टेज इसको कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज होते हैं VCE, उनकी वैल्यू डिफरेंट होती है। डिफरेंट वैल्यूज पर मतलब ये रिलेशन जो है ना ये चेक किए जाते हैं। VCE की एक दफा एक वैल्यू डिफरेंट होगी, दूसरी दफा डिफरेंट, तीसरी दफा डिफरेंट। तो ये वैल्यूज जो है ना ये पैरामीटर, इनकी वैल्यू एडजस्ट करके वो भी डिफरेंट होती जाएगी। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बिटवीन
जो रिलेशन शो करती है उसे नाम क्या दिया जाता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इसी तरह आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को भी ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बिटवीन जो कैरेक्टरिस्टिक शो करेगी उसे हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। तो होप सो आप समझ आ गई होगी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो हम इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं कि द सेट ऑफ कर्व्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वो सेट ऑफ कर्व्स होती हैं जो कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स से ऑब्टेन्ड होती हैं, उसे हम नाम क्या दे रहे हैं, बेस कर्व्स का नेम दे रहे हैं। ओके हो गया। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं बेस कर्व। ले जी, तो अब हम देखते हैं कि बेस कर्व क्या है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप पे बेस कर्व थी, सेकंड स्टेप पे इनपुट रेजिस्टेंस थी और थर्ड स्टेप पे वोल्टेज गेन। माइंड में रखना है आपने, इस तरह से चलना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस कर्व क्या है। अच्छा, बेस कर्व इनपुट पैरामीटर्स के बिटवीन ड्रॉ होनी है और इनपुट पैरामीटर्स कौन कौन से थे, इनपुट वोल्टेज VBE और इनपुट करंट IB। क्लियर। और ये बेस कर्व सिमिलर होती है, जिस तरह एक डायोड जो होता है, पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है, वैसे ही एक बेस कर्व जो होती है ये ड्रॉ होती है। फिगर में देखें, सबसे पहले ये फिगर देखें, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। सबसे पहले देखें, वाई एक्सिस पे बेस करंट है जो कि माइक्रो एम्पियर में है। ओके हो गया, वाई एक्सिस पे बेस करंट है माइक्रो एम्पियर में। इसी तरह एक्स एक्सिस पे देखें तो एक्स एक्सिस पे इनपुट वोल्टेज है जो कि वोल्ट्स में है। अब यहाँ पे सिर्फ इस कर्व को देखें तो इनिशियली जब ये VBE इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ से VBE इंक्रीज हो रहे हैं तो बेस करंट इंक्रीज नहीं हो रहा। बात समझ आई? इट मींस कि VBE जब यहाँ से और इंक्रीज होते गए तो बेस करंट जो था वो इंक्रीज यहाँ से हुआ, लेकिन लेस रैपिडली इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे ये मेंशन किया गया कि दिस कर्व शोज that base current increases less rapidly with VBE, less rapidly, लेकिन यानी कि सडनली नहीं हुआ कि VBE यहाँ से इंक्रीज किया तो IB सडनली यहाँ से कोई लीनियर बिहेवियर शो कर रही थी। नो, ऐसा नहीं था, लीनियर बिहेवियर यहाँ पे शो नहीं हो रहा। VB इंक्रीज कर रहे हैं तो IB लेस रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। क्लियर। तो लेस रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। क्यों लेस रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, इसकी रीजन क्या है, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस इस सर्किट की क्या होती है, हाई होती है। मैंने इनिशियली बताया था पावर गेन हाई होता है, इनपुट इंपीडेंस हाई होती है और आउटपुट इंपीडेंस इसकी क्या होती है, लो होती है। तो यहाँ पर ये एक दफा रीड कर लें कि दीज आर द कर्व्स ऑब्टेन्ड बाय बेस कर्व है, इनपुट कर्व है, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आ रही है। तो ये इनपुट पैरामीटर के बिटवीन ड्रॉ होगी, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बिटवीन ये ड्रॉ हो रही है। ओके हो गया। और VCE जो है वो हमारा एज अ पैरामीटर यूज हो रहा है। क्लियर। और मैंने आपको बताया कि ये बेस कर्व सिमिलर होती है, जिस तरह एक आम डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बाइस होता है, सिमिलर टू दैट ऑफ फॉरवर्ड बाइस डायोड। क्लियर हो गया। क्योंकि अमीटर बेस रीजन क्या होता है इसका, फॉरवर्ड बाइस होता है, इसी वजह से हम कहते हैं। ओके हो गया। तो लें जी, फर्स्ट स्टेप तो हो गया बेस कर्व। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप हमारा क्या था, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में इनपुट रेजिस्टेंस। तो अब हम इनपुट रेजिस्टेंस, इसलिए हम कहते हैं, याद रखिए जो बेस कर्व से लास्ट टू वाले हैं ना, इनपुट रेजिस्टेंस और वोल्टेज गेन, इन्हें हम हाइब्रिड पैरामीटर्स कहते होते हैं। नाम याद रखिएगा, हाइब्रिड पैरामीटर, या इन्हें हम ट्रांजिस्टर कांस्टेंट्स का नेम देते हैं। तो लें जी, अब हम देखते हैं इनपुट रेजिस्टेंस क्या है। इनपुट रेजिस्टेंस, आप सोचिए रेजिस्टेंस जो है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है रेजिस्टेंस की। अगर ओम लॉ सोचा जाए तो ओम लॉ क्या होता है, R इज इक्वल टू V बाय I, यानी वोल्टेज और करंट के बिटवीन जो रेशियो होती है उसे हम नाम क्या देते होते हैं, रेजिस्टेंस का नेम देते हैं। वोल्टेज हो R इज इक्वल टू V बाय I। अब इनपुट रेजिस्टेंस है, तो इनपुट रेजिस्टेंस है तो फिर जो रेशियो है V और I की, इट मींस वोल्टेज इनपुट वोल्टेज होंगे और करंट भी क्या होगा, इनपुट करंट होगा। तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बिटवीन जो रेशियो होगी उसे हम नाम क्या देंगे, इनपुट रेजिस्टेंस का। तो हम यही कहते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन बेस मीटर वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज है, टू द चेंज इन बेस करंट, ये इनपुट करंट है। देख लें अब मैथमेटिकली, अब हम इसको देखते हैं मैथमेटिकली। देखें यही है, R इज इक्वल टू V बाय I। अब इनपुट I, सबस्क्रिप्ट में I लिखा हुआ है, इनपुट रेजिस्टेंस, तो इनपुट वोल्टेज चेंज इन इनपुट वोल्टेज टू द चेंज इन बेस करंट, और कांस्टेंट पैरामीटर क्या है, VCE, ये कांस्टेंट पैरामीटर हो गया। ओके हो गया। तो ये तो हो गया इनपुट रेजिस्टेंस, या इसको हम इस तरह से भी डिफाइन करते होते हैं कि ये रेसिप्रोकल है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप इज कॉल्ड इनपुट रेजिस्टेंस। अब इसके मीनिंग क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। देखिए स्लोप जो है, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप जो होता है वो y एक्सिस बाय x एक्सिस, ये रेशियो होती है y एक्सिस बाय x एक्सिस। और अगर आप सोचें फिगर में आपने देखा होगा प्रीवियस बेस कर्व में, देखें y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे क्या है, करंट है, और x एक्सिस पे वोल्टेज थे। y एक्सिस पे IB था और x एक्सिस पे VBE था। ओके हो गया। तो आप यहां से स्लोप निकालें तो स्लोप क्या बनेगी, y बाय एक्स, यानी IB बाय VBE, IB बाय VBE। अब इसके रेसिप्रोकल लें तो क्या बनेगा, VBE बाय IB, तो वही अबव रिलेशन बन रहा है। तो हम इसको कहते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप इज कॉल्ड इनपुट रेजिस्टेंस। ओके हो गया। तो ये हमारा सेकंड स्टेप भी जी। तो आपको ये समझ आ गई होगी कि स्लोप वाली, कि स्लोप का रेसिप्रोकल लेना है। लास्ट टाइम एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्लोप का रेसिप्रोकल, स्लोप कैसे निकाली जाती है, y एक्सिस बाय x एक्सिस। y एक्सिस पे बेस करंट है, x एक्सिस पे VBE है, इनपुट वोल्टेज है।
तो आप स्लोप जब देखेंगे तो स्लोप y एक्सिस बाय x एक्सिस आई बी बाय वी बी ई, इस स्लोप का रेसिप्रोकल लें, उल्ट कर दें तो वो क्या बनेगा वी बी ई बाय आई बी, तो वो अब रिलेशन बन रहा है। तो इसी को हम नाम क्या देते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस। तो लेकिन अब अभी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को डील कर रहे हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला स्टेप बेस कर्व हो गया, उसके बाद इनपुट रेजिस्टेंस फर्स्ट हाइब्रिड पैरामीटर हो गया। अब सेकंड हाइब्रिड पैरामीटर लास्ट पे क्या है, गेन वाला है, वोल्टेज गेन। तो अब हम मूव करते हैं कि वोल्टेज गेन क्या है। ये यहाँ पे इस फिगर में देख लीजिएगा, स्लोप कैसे निकाली जाएगी, वाई एक्सिस बाय एक्सिस, ये सारी बातें मैंने डील कर दी है। तो अब हम मूव करते हैं थर्ड स्टेप पे कि वोल्टेज गेन क्या है। तो लेकिन वोल्टेज गेन क्या है, याद रखें गेन जो होता है ना, गेन गेन जस्ट लाइक एफिशिएंसी की तरह एक टर्म है। जिस तरह एफिशिएंसी होती है आउटपुट बाय इनपुट, तो गेन भी ऐसे ही होता है। गेन जो होता है ना, आउटपुट बाय इनपुट की रेशियो को हम गेन का नेम देते हैं, आउटपुट बाय इनपुट। अब वोल्टेज गेन है तो इट मींस आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज की रेशियो, वो वोल्टेज गेन है। इसी तरह अगर कहीं करंट गेन हो तो आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। इसी तरह कहीं पे पावर गेन हो तो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो हमारी यहाँ पे टर्म है वोल्टेज गेन। तो इट मींस ये रेशियो होगी आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। और आउटपुट वोल्टेज क्या आती है, अगर आप फिगर में देखें ना, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको शो करवाई है इसकी, तो आउटपुट वोल्टेज जो थे वो VCE थे, कलेक्टर टू अमीटर, और इनपुट वोल्टेज VBE थे। तो इनकी जो रेशियो होगी उसे हम नेम क्या देते हैं, वोल्टेज गेन। इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन कलेक्टर मीटर वोल्टेज VCE टू द चेंज इन बेस मीटर वोल्टेज VBE एट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ बेस करंट। यानी बेस करंट कांस्टेंट हो उस वक्त ये जो रेशियो होगी उसे हम नेम क्या देते हैं, वोल्टेज गेन का नेम देते हैं। ये देखें आउटपुट वोल्टेज मैथमेटिकल फॉर्म में देखें, आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, और कांस्टेंट पैरामीटर क्या है, बेस करंट कांस्टेंट है। तो इसे हम नेम क्या दे रहे हैं, वोल्टेज गेन। याद रखें वोल्टेज गेन, ये गेन का सिंबल होता है ए। ओके हो गया ए, और सबस्क्रिप्ट में हमने V लिखा है तो इट मींस वोल्टेज गेन। अगर मैं यहाँ पे I लिख दूं तो करंट गेन, अगर मैं यहाँ पे P लिख दूं तो पावर गेन। समझ आ गई है तो कि वोल्टेज गेन। लें जी अब हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स तो कंप्लीट हो गई हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने सबसे पहले क्या देखा, बेस कर्व देखी, उसके बाद इनपुट रेजिस्टेंस देखी, और उसके बाद वोल्टेज गेन। अब हम मूव किधर करते हैं, अब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में मूव करते हैं कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अच्छा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो इनपुट पैरामीटर्स के बिटवीन एक रिलेशन शो कर रही थी। इनपुट पैरामीटर कौन से थे, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किन के बिटवीन रिलेशन शो करेंगी, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट करंट क्या है, आउटपुट करंट कलेक्टर करंट है, और आउटपुट वोल्टेज क्या है, VCE है, कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज। तो उनके बिटवीन जो रिलेशन शो करेगी उसे हम नेम क्या दे रहे हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स gives the relation between the output current and the output voltage for the different value of input current। बेस करंट की वैल्यू जब डिफरेंट होगी तो उसे हम नेम क्या दे रहे हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो अब ये देखें कि ये वो सेट ऑफ कर्व्स होती है जो ऑब्टेन्ड होती है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से, उसे हम नेम क्या देते हैं, कलेक्टर कर्व्स का नेम देते हैं। अब हम यानी इसकी फर्स्ट वो जो इसकी 3 स्टेजेस थी ना, फर्दर इनके 3 स्टेप्स थे, उनकी तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, कलेक्टर कर्व, सेकंड आउटपुट रेजिस्टेंस, और थर्ड करंट गेन। उधर वोल्टेज गेन था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में, इधर करंट गेन होगा। तो लेंगे फर्स्ट पे मूव करते हैं, कलेक्टर कर्व क्या है। अच्छा, इसमें याद रखिएगा इसमें ना 4 कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर हैं, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम कलेक्टर कर्व को देखते हैं कि कलेक्टर कर्व जो है ये क्या है, कि ये वो कर्व है जो कि आउटपुट पैरामीटर्स के बिटवीन ड्रॉ होगी। आउटपुट पैरामीटर कौन कौन से हैं, कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज, और बेस करंट। इस वक्त इनपुट करंट जो है वो एक पैरामीटर यहाँ पे शो होगा। तो याद रखें इस कर्व में देखें जरा, ये कर्व आपके सामने शो हो रही है। वोल्टेज को हमेशा एक्स एक्सिस पे हम लेते होते हैं और करंट को हमेशा वाई एक्सिस। तो ये देखिए VCE आउटपुट वोल्टेज एक्स एक्सिस पे है और आउटपुट करंट किधर क्या है, वाई एक्सिस पे है। ओके हो गया। और ओरिजिन पॉइंट पे जब VC वोल्टेज 0 है तो करंट भी क्या है, 0 है। तो ये देखिए इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में कलेक्टर कर्व इस तरह से कुछ ड्रॉ हो रही हैं। ये देखिए कि जब उधर क्या था, उधर ये था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में कि आप इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहे थे लेकिन करंट फौरन इंक्रीज नहीं कर रहा था, करंट लेस रैपिडली इंक्रीज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे VCE इंक्रीज हो रहे हैं तो IC भी सडनली इंक्रीज हो रहा है। ये देखें सडनली इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, ये कांस्टेंट लेवल आना शुरू हो जाता है। जिस तरह सेकंड कर्व में देखें तो ये देखें सडनली VC इंक्रीज, IC ने भी इंक्रीज करना शुरू कर दिया, उसके बाद कांस्टेंट हो गया। इसी तरह थर्ड में देखें तो VC इंक्रीज हो रहा है, IC भी, ये IC है, IC इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद कांस्टेंट हो गया। इस तरह IB4 में देखें तो VBE इधर से VC इधर से इंक्रीज किया, IC ने भी इंक्रीज हुआ, और ये देखें उसके बाद कांस्टेंट हो गया, सैचुरेशन लेवल उसका आ गया। बात समझ आ गई। तो ये तो हमारी कलेक्टर कर्व है, आपको समझ आ गई। याद रखिए इसमें ना कुछ रीजन्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इस रीजन को कहते हैं कट ऑफ रीजन, ये आपको शो हो रहा होगा, कट ऑफ रीजन। क्लियर, जहां पर बेस करंट 0 होती है ना, बेस करंट 0 जहां पे, उसे हम नाम क्या दे रहे हैं, कट ऑफ रीजन। ये जो रीजन है ये वाला, ये वर्टिकली शेडेड ये वाला, ये रीजन, ये वाला, इसे हम सैचुरेशन रीजन का नेम देते हैं। नेम क्या दे रहे हैं इसे, सैचुरेशन रीजन का।
एक पहला रीजन कट ऑफ रीजन, ये सैचुरेशन रीजन, ओके। और ये जो इधर वाला शो हो रहा है वर्टिकल लाइन इधर बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जा रही है, इसे ब्रेक डाउन रीजन नेम देते हैं। नेम क्या दे रहे हैं? ब्रेक डाउन रीजन। और ये वाला जो रीजन है ये वाला, इसे एक्टिव रीजन का नेम दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 रीजन आपके सामने शो करवाए हैं। एक पहला क्या था? कट ऑफ रीजन, सेकेंड सैचुरेशन रीजन, फिर ब्रेकडाउन रीजन और फिर एक्टिव रीजन। तो आप इनकी जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो आप इस तरह आपने याद रखना है। कट ऑफ रीजन क्या है? जहाँ पर बेस करंट 0 होती है उसे हम नेम क्या देने हैं? कट ऑफ रीजन। या याद रखें इस रीजन में ट्रांजिस्टर 2 डायोड से मिलकर बनता था। याद रखिए इसमें दोनों डायोड जो होते हैं वो रिवर्स बाइस होते हैं, दोनों डायोड। कट ऑफ रीजन में दोनों डायोड रिवर्स बाइस होते हैं। सैचुरेशन रीजन क्या होता है? सैचुरेशन रीजन ये वो रीजन होता है, याद रखें, जहाँ पर बेस करंट बहुत मैक्सिमम होता है, बहुत ज्यादा ही बेस करंट मैक्सिमम होता है ट्रांजिस्टर में। फिर कह रहा हूँ 2 डायोड से मिलकर बनता था। मेरे फर्स्ट लेक्चर में देख लें कि ट्रांजिस्टर 2 डायोड से मिलकर बनता था। जहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर की लेक्चर स्टार्ट किए थे उसमें मैंने सारी डिस्कशन की हुई है कि ट्रांजिस्टर 2 डायोड से मिलकर बनता है। तो सैचुरेशन रीजन में याद रखें दोनों के दोनों डायोड ही फॉरवर्ड बाइस होते हैं। यहाँ पे कट ऑफ रीजन में दोनों रिवर्स बाइस हो गए, सैचुरेशन रीजन में दोनों फॉरवर्ड बाइस हो गए। एक्टिव रीजन पे अगर बात करें तो एक्टिव रीजन में ही ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है। याद रखें ट्रांजिस्टर का वर्किंग रीजन या जो जिसमें ऑपरेट होता है वो एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर बेस्ट काम करता है। इसमें एक डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है तो एक रिवर्स बाइस होता है। फिर अगले लम्हे जो रिवर्स था वो फॉरवर्ड हो जाता है और जो फॉरवर्ड था वो रिवर्स हो जाता है। ब्रेक डाउन रीजन ये वो रीजन है कि ये एक डेंजरस होता है डायोड। इसमें डायोड जो है मतलब वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, नकारा भी हो सकता है, डायोड काम छोड़ सकता है ब्रेक डाउन रीजन में। तो जिसमें ऑपरेट होता है माइंड में रखना है वो कौन सा है? वो एक्टिव रीजन है। ओके हो गया। जिसमें बेस करंट 0 हो वो कट ऑफ रीजन, बेस करंट मैक्सिमम वैल्यू पे जिसमें वो सैचुरेशन रीजन। ओके हो गया। और जिसमें ट्रांजिस्टर ऑपरेट हो रहा वो हमारा एक्टिव रीजन होगा, या उसे हम लीनियर रीजन भी। ये फर्दर हम कमिंग लेक्चर्स में इस पर डिटेल डिस्कशन होगी जब हमारा टॉपिक लोड लाइन आएगा तो इंशाल्लाह। तो लेकिन जी कलेक्टर कर्व में कुछ ये बातें समझ आ गई। अब ये कर्व शो क्या कर रही है? कर्व शो कर रही है कि कलेक्टर करंट इंक्रीजेज रैपिडली विद इंक्रीज इन वीसीई। तो मैंने आपको बताया कि वीसी इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ से आईसी फौरन इंक्रीज कर रहा है। ओके हो गया। इस तरह सेकंड स्टेप में देखें कि दीज कर्व्स आल्सो शोज दैट फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वीसीई, अगर फिक्स्ड वैल्यू हो आउटपुट वोल्टेज की, आईसी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन आईबी। यानी अगर आप इसको फिक्स कर दें, वीसीई को फिक्स कर दें, तो कलेक्टर करंट जो है ये इंक्रीज हो रहा है जिस तरह आई बी इंक्रीज हो रहा है। देखिए आई बी यहाँ पे 0 था, यहाँ पर आपने वैल्यू उसकी 1 की, इधर 2 की, इधर 3 की, इधर 4 की। तो आई बी को जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं साथ आई सी भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब इवन के हमने आउटपुट वोल्टेज फिक्स किए हुए हैं। तो बात समझ आ गई यहाँ तक? लेकिन तो यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट रीजन, वही 4 इंपॉर्टेंट रीजन मैं डिस्कस करूंगा अगेन, जो मैंने आपको पहले बता दिए। सैचुरेशन रीजन क्या है, कट ऑफ रीजन क्या है, एक्टिव रीजन क्या है और ब्रेकडाउन। तो सैचुरेशन रीजन जो है वो उसमें देख लें जिसमें दोनों ट्रांजिस्टर के दोनों डायोड क्या थे? फॉरवर्ड बाइस से, और करंट की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ओके हो गया। तो ये इनको आपने रीड आउट कर लेना है सैचुरेशन को। इस तरह फिर कट ऑफ को किया, कट ऑफ पे जहाँ पे बेस करंट 0 थी या जब जहाँ पे ट्रांजिस्टर के दोनों डायोड जो है वो रिवर्स बाइस होते हैं उसे हम नेम क्या देते होते हैं? कट ऑफ रीजन का नेम दे रहे होते हैं। बात समझ आ गई? इसमें कलेक्टर करंट ऑफ होती है, याद रखिएगा, बिकॉज द मेन कलेक्टर करंट इज कट ऑफ। लास्ट पे हमने देखा कि एक्टिव रीजन जहाँ पे ट्रांजिस्टर जो होता है ऑपरेट होता है, वर्क करता है। इसमें एक जो होता है, याद रखें, एक डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है, एक रिवर्स बाइस होता है। ओके हो गया। इसे हम, और यही रीजन जो होता है ये पावर एम्पलीफिकेशन में यूज होता है। बात समझ आ गई? पावर एम्पलीफिकेशन में यही रीजन यूज होता है, एक्टिव रीजन। और लास्ट पे मैंने आपको बताया ब्रेक डाउन रीजन। ओके हो गया। तो ब्रेक डाउन जो होता है ये डेंजरस होता है इसमें क्या नाम है, ट्रांजिस्टर के लिए। इफ द कलेक्टर एमिटर वोल्टेज वीसीई आउटपुट वोल्टेज इज इंक्रीज बियॉन्ड द रेटेड वैल्यू गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर, कि मैन्युफैक्चरर ने जो आपको एक रेटेड वैल्यू दी है उससे भी अगर आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज कर जाए, यानी जिसने ये डिवाइस बनाई है उसने आपको बता दिया है कि इतने वोल्टेज के लिए ये सेफ काम करेगी, इससे इंक्रीज करेंगे तो ये डेंजरस, ये डायोड सॉरी ये ट्रांजिस्टर नकारा हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो अगर वो इंक्रीज कर जाए, द कलेक्टर करंट इंक्रीज इनॉर्मसली, बहुत सडनली, यानी इनॉर्मसली मीन सडनली इंक्रीज कर जाएगी, लीडिंग टू द जंक्शन ब्रेकडाउन। जंक्शन क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। और इसको एवलांशी ब्रेकडाउन कहते हैं, जो कि ट्रांजिस्टर को क्या कर सकता होता है? डैमेज कर सकता होता है। ओके। तो यहाँ पर हमने 4 रीजन जो है ये हमने डिस्कस कर लिए। तो अब हमने क्या करना है, ये इस फिगर में देख लें। इस फिगर में मैंने सारे रीजन यहाँ पे शो करवाए। ये देखें, ये कट ऑफ रीजन है। ओके हो गया। ये सैचुरेशन रीजन है, ये एक्टिव रीजन है इधर। ओके हो गया।
और इधर जो था, अगर आप इधर भी ड्रॉ करना चाहें तो इधर वो क्या था, वो ब्रेक डाउन रीजन था। क्लियर हो गया? तो होप सो ये आपको सारे रीजन समझ आ गए होंगे। तो हमने अभी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट स्टेप देखा, वो हमारा क्या था, कलेक्टर कर्व। सेकंड क्या था, सेकंड था हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस थी। आउटपुट रेजिस्टेंस, फिर वही ओम ला आर इज इक्वल टू वी बाय आई, यानी आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बिटवीन और जो रेशियो बनेगी वो हमारे क्या होगी, आउटपुट रेजिस्टेंस। इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन कलेक्टर मीटर वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज टू द चेंज इन कलेक्टर करंट, यानी आउटपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की जो रेशियो है वो हमारे पास क्या डिफाइन हो रही है, आउटपुट रेजिस्टेंस। ये देख लें, आर नॉट जो है आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बिटवीन हो रही है, और जब कांस्टेंट क्या हो, बेस करंट कांस्टेंट हो। इसको भी आप वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप, वो भी हमें क्या देती है, आउटपुट रेजिस्टेंस देती है। उधर वोल्टेज गेन था, थर्ड स्टेप इधर क्या है, करंट गेन है। क्लियर? करंट गेन, आउटपुट करंट गेन, मैंने आपको बताया गेन टर्म जो है ये आउटपुट और इनपुट की रेशियो है गेन। तो इधर करंट गेन है तो आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, यानी ये रेशियो है आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। आउटपुट करंट क्या है, कलेक्टर करंट, और इनपुट करंट क्या थी, बेस करंट। क्लियर हो गया? जब वोल्टेज क्या हो, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो, तो करंट गेन को हम इस तरह से याद रखें, बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैंने आपको ना यहाँ पे जनरल वोल्टेज गेन जब मैंने डिस्कस किया तो मैंने वहां पे ए वी लिखा था, ए वी। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं ए आई, बट याद रखें ए जो होता है ना, गेन का सिंबल ए, ये जनरल नोटेशन होती है। ए किसी कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, ए गेन का सिंबल होता है। लेकिन जब बीटा आ गया ना यहाँ पे, याद रखें बीटा कॉमन अमीटर के लिए एक स्पेसिफाइड है। कॉमन अमीटर के लिए बीटा को आप कहीं और नहीं यूज कर सकते, कॉमन गेन में कॉमन बेस में यूज नहीं कर सकते, कॉमन कलेक्टर में यूज नहीं कर सकते। वहां पे हम देखेंगे, वहां पे कॉमन बेस में अल्फा आएगा, कॉमन कलेक्टर में गैमा आएगा। बीटा जब भी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन अमीटर के लिए स्पेसिफाइड है। हाँ, अगर आप ए आई लिख दें, ए लिख के सबस्क्रिप्ट में आई लिख दें, तो फिर वो एक जनरल नोटेशन होती है। लेकिन बीटा कॉमन एमिटर के लिए होता है, माइंड में रखिएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, करंट गेन हो गया। लेकिन जो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। थीम इसका कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आपने डेफिनेशन करनी है, फिगर को थोड़ा सा डिस्कस करना है, उसके बाद इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाना है। उसके 3 स्टेप्स हैं, कौन कौन से, बेस कर्व, इनपुट रेजिस्टेंस और वोल्टेज गेन। फिर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आना है, उसमें भी 3 स्टेप्स थे, कलेक्टर कर्व, आउटपुट रेजिस्टेंस और करंट गेन। और वो जो 4 रीजन है कलेक्टर कर्व में, वो बताने हैं आपने। एक कट ऑफ रीजन था, एक सैचुरेशन रीजन था, एक्टिव रीजन था और ब्रेकडाउन रीजन था। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका जो रिप्लाई है वो मिल जाएगा। तो लें जी, आज का लेक्चर हमारा वाइंड अप हुआ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।